नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन की इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश की मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन बांग्लादेश ने 2 विकेट पर 175 रन बनाए और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में अब से कुछ देर बाद केरला ब्लास्टर्स और गोवा आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। ये विश्वविद्यालय खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ ही देश में खेलों के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएगा। श्री मोदी ने कहा कि यह आधुनिक विश्वविद्यालय दुनिया के श्रेष्ठ स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय में से एक होगा। यूनिवर्सिटी दुनिया की श्रेष्ठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज में से एक होगी। यहाँ युवाओं को खेलों से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं भी तो मिलेगी। ये एक करियर के लिए कैरियर के रूप में स्पोर्ट्स को अपनाने के लिए जरूरी स्किल्स का निर्माण करेगी। यहाँ से हर साल 1000 से अधिक बेटे बेटियां बेहतरीन खिलाड़ी बनकर निकलेंगे। मनोज, अगर हम देखें तो सरकार ने एक बड़ी पहल की है और इस तरह की एक जो वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की बात आज जैसा कि प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास किया, तो कितनी बड़ी किस तरीके से आपको लगता है कि ये हमारे देश में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगी? देखिए, 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स कॉलेज हैं भारत में और नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 2018 में ही मणिपुर में उद्घाटन किया गया था और वहां से कई अच्छे परिणाम भी आए और कई अच्छे उभरते हुए खिलाड़ियों को अवसर मिले, आधुनिकतम सुविधाएं मिली। अब क्योंकि ये 700 करोड़ का प्रोजेक्ट है और मेजर ध्यानचंद के नाम से, क्योंकि मेजर ध्यानचंद खुद भी यहाँ पर मूलतः थे तो वो झांसी के, लेकिन कुछ समय उनका यहाँ मेरठ में भी बीता, मेरठ से उनका ताल्लुक रहा है। उनके नाम पर करना उनको सही मायने में श्रद्धांजलि भी है। और हर साल तकरीबन, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, 1000 खिलाड़ी यहां से ग्रेजुएट होंगे और खेलों के सभी उपकरण जो है ना तैयार होने की उन्होंने जरूरत बताई है कि यहां पर आत्मनिर्भरता बढ़े, हम लोग अपने उपकरण खुद तैयार करें, इस पर उन्होंने बहुत जोर दिया। और साथ ही उन्होंने एक बात और बहुत अच्छी कही कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में खेलों को महत्व देने पर भी उन्होंने बहुत जोर दिया है। तो इस तरह से हॉकी ग्राउंड हो, वहां का आधुनिकतम सुविधाओं वाला टेनिस कोर्ट हो, स्विमिंग पूल हो, जिम्नेजियम हॉल हो, वॉलीबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, शूटिंग, आर्चरी, वेट लिफ्टिंग, इन सब की सुविधाओं को जोड़ा गया है। जी, और अगर हम देखें तो देश में जिस तरीके से इस समय जो स्पोर्ट्स पे ध्यान दिया जा रहा है उसके रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं, जैसा कि हमने पैरालंपिक्स में, ओलंपिक्स में और दूसरी वर्ल्ड क्लास जो इवेंट्स हैं उसमें हमने देखा। और अब जैसे कहा जाए तो कहीं ना कहीं खेल में एक तकनीकी भी हो गई है। उस तरह से जरूरी सुविधाएं, अगर हम कभी किसी जमाने में हम हॉकी की बात करते थे कि हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उस तरह के मैदान नहीं थे हमारे देश में, आज की डेट में जिस तरीके से इस पर फोकस हो रहा है, तो ये जो फोकस है और इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस स्थापित किए जा रहे हैं, न सिर्फ वहां पे खिलाड़ियों के लिए जो हम देखें तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की बात होगी, बट वहां पे चाहे अगर उनके न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीजें हैं, उसके दूसरी चीजों पे अगर हम नजर रखें तो, और जिस तरह की यहाँ पे करीब 1000 स्टूडेंट्स जो हैं उसमें पुरुष और महिला दोनों की बात की है, तो एक बहुत बड़ा कदम है ये देश का। जी हाँ, बहुत बड़ा कदम है और सबसे बड़ी बात है कि ग्रास रूट लेवल पर ये सुविधाएं मुहैया होना, क्योंकि अगर आज आप देखेंगे पैरालंपिक और ओलंपिक में जिन्होंने मेडल जीते हैं उनकी अगर आप कहानी सुनेंगे तो बड़ा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कोई 25 किलोमीटर दूर जाता था ट्रेनिंग के लिए, कोई 50 किलोमीटर दूर जाता था, कोई अपने चाचा के घर में रहता था, कोई किसी और के घर में रहता था। तो अब वो सारी चीजें नहीं होंगी। अब अगर आप यहाँ आते हैं, स्पोर्ट्स हॉस्टल होगा,
सुविधाएं सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई हैं। आप ग्रेजुएट भी होंगे, यानी पढ़ाई में भी आप आगे बढ़ेंगे और साथ में पढ़ाई और खेल दोनों साथ साथ चलेंगे। ये इससे अच्छी बात कुछ और नहीं हो सकती। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि इस नए विश्वविद्यालय से खेलों को एक नई उड़ान मिलेगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारत अगर ये टेस्ट मैच जीत लेता है तो दक्षिण अफ्रीका में भारत पहली बार कोई क्रिकेट श्रृंखला जीतेगा। जोहानिसबर्ग में भारतीय टीम अब तक एक भी टेस्ट मैच नहीं हारी है। वो पहली बार यहां 26 से 30 नवंबर तक 1992 में टेस्ट मैच खेली थी। वो मुकाबला ड्रॉ रहा था। इसके बाद 16 से 20 जनवरी तक 1997 में खेला गया मैच भी ड्रॉ रहा था। टीम इंडिया को इस मैदान पर पहली जीत 2006 में मिली थी। 15 से 18 दिसंबर तक हुए उस मैच को भारतीय टीम 123 रन से जीतने में कामयाब हुई थी। और अगर हम देखें तो जिस तरह से वांडरर्स का मैदान है, 5 टेस्ट हुए हैं जिसमें से 2 में हमें जीत मिली है, 3 ड्रॉ रहे हैं। क्या कुछ लगता है आपको अगले मैच में क्या होने वाला है? देखिए, बहुत लकी ग्राउंड है भारत का और उम्मीद कीजिए कि यहां जैसा आपने 2006 का उदाहरण दिया, 2017-18 में विराट कोहली की टीम जीती, तो वो विराट कोहली अकेले ऐसे भारतीय कप्तान हैं जो साउथ अफ्रीका में अब तक 2 मुकाबले जीत चुके हैं, 2 टेस्ट मैच जीत चुके हैं। इससे पहले कोई और भारतीय कप्तान नहीं जीता और वो अकेले ऐसे भारतीय कप्तान भी हैं जिन्होंने सेंचुरियन में विजय पताका लहराई है। तो अब आप उम्मीद कीजिए कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हमने हराया, इंग्लैंड को इंग्लैंड में भी हम हरा चुके हैं, लेकिन अब साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराने वाली वो दूसरी एशियाई टीम बने श्रीलंका के बाद, ये उम्मीद की जाती है। और जिस तरह से सेंचुरियन के मैदान में हमने मैदान मारा है ना, जो मोर्चा हमने खोला है, मुझे तो बड़ा स्पष्ट लग रहा है कि अब सीरीज जीतना तो है ही है उपलब्धि, लेकिन यहां मिशन क्लीन स्वीप होना चाहिए, इससे कम नहीं। बिल्कुल, और भारत के लिए वांडरर्स का मैदान हमेशा से ऐतिहासिक रहा है। अगर हम देखें तो टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ ने 1997 में अपना पहला शतक यहीं पर लगाया था, जबकि भारतीय टीम ने भी दक्षिण अफ्रीका में यहीं पर अपना पहला टेस्ट मैच 2006 में जीता था। विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने भी साल 2018 में जोहानिसबर्ग टेस्ट में मेजबान को 63 रन से हराया था। और अगर हम देखें तो गेंदबाजों ने भी हमेशा इस पिच पर बेहतर प्रदर्शन किया है, क्योंकि यहाँ की जो पिच है वो स्विंग बहुत अच्छा लेती है, तो इसलिए जो है यहाँ पे गेंदबाजों का काफी बोलबाला रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, पेस और बाउंस दोनों होता है, स्विंग भी होता है, क्योंकि आपको जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो कंडीशंस हैं उनका मिला जुला रूप यहाँ देखने को मिलता है। और अगर जो हम पिछला मुकाबला जो भारत ने जीता था विराट कोहली की अगुवाई में जोहानिसबर्ग के मैदान में, वहां पर कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 5 तेज गेंदबाजों के साथ भारत उतरा था। हार्दिक पांड्या सहित 5 तेज गेंदबाज उतरे थे। तो अब हो सकता है कि इस मुकाबले में भारत जो है एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज के साथ उतरे, और यह भी मुमकिन है कि आप शार्दुल ठाकुर की जगह पर उमेश यादव को खिलाएं। उमेश यादव इन कंडीशंस में बहुत ही उनकी गेंदबाजी अनुकूल रहती है, लेकिन साथ ही अब एक पेचीदा जो एक पेच है इस मामले में वो यही है कि भारत आमतौर पर विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है। ये ट्रेडिशन रहा है, विराट कोहली की कप्तानी में अब तक हमने यही कुछ देखा है। तो अगर ऐसा ही कुछ देखने को मिला तो फिर आप इसी टीम के साथ देखेंगे। अगर बदलाव होगा तो कोई एक ही बदलाव होगा, एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को यहां शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल, एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि यहाँ की पिच बताती है कि वो जो बॉलर्स हैं उनको ज्यादा फेवर करती है, और ऐसे में एक जो स्ट्रेंथ है बॉलिंग की उस पर ज्यादा फोकस करना होगा। और बाकी ओवरऑल टीम के ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम साउथ अफ्रीका के दृष्टिकोण से देखें तो दुआने ओलिवर, जिन्हें पिछले मुकाबले में नहीं खिलाया गया था, वो इंजर्ड नहीं, फिट नहीं थे पूरी तरह से। अब खबर यह है कि वो पूरी तरह से फिट हो गए हैं। 10 टेस्ट मैचों में 48 विकेट उनके नाम है। जो पिछले 3 फर्स्ट क्लास मैच इन्होंने खेले हैं, वांडर्स मैदान में 24 विकेट इनके नाम है 11.25 की औसत से। तो उनको टीम में चुना जाना करीब करीब तय लग रहा है। क्विंटन डिकॉक रिटायरमेंट ले चुके हैं दौरे के बीच में ही। हम तो ये मानकर चल रहे थे कि वो पितृत्व अवकाश के लिए जाने वाले हैं, पैटर्निटी लीव के लिए, लेकिन उन जनाब ने तो बिल्कुल ही टेस्ट से बिल्कुल नाता ही तोड़ दिया है। अब उनकी जगह पे केल वेरेन जो हैं विकेट कीपर बल्लेबाज, उनको टीम में चुना जाना तय है। तो 2 बदलाव मैं देख रहा हूं साउथ अफ्रीकी टीम में जो निश्चित होने ही है। और वहीं अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए
तो मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से सेंचुरियन में हमने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया, हमारी तेज गेंदबाजी पूरे शबाब में दिखाई दी, तो यहां पर भी कुछ एक ग्रे एरियाज हैं, उन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। कल्पना कीजिए कि अगर केएल राहुल सेंचुरी ना बनाते सेंचुरियन में तो क्या होता, क्योंकि और भारतीय बल्लेबाजी चल नहीं पाई थी। आलम यह था कि दूसरे दिन जब भारतीय बल्लेबाज उतरे तो पहली पारी में ही भारत ने 49 रन में 8 विकेट खो दिए थे। दूसरी पारी में भी बदस्तूर यही सिलसिला जारी रहा था। वो तो भला हो हमारे तेज गेंदबाजों का, जिन्होंने हमारे बल्लेबाजों की कमजोरी को ढक दिया। तो मुझे लगता है केएल राहुल की तरह एक या दो बल्लेबाजों की तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस दिखना चाहिए, और वो अब उम्मीद हम यही करेंगे कि विराट कोहली जो छठे सातवें स्टंप की गेंदबाजी जब होती है तो उस पर छेड़खानी कर रहे हैं ऐसी गेंदों के साथ, उससे वो थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखें, और साथ ही पुजारा की तरफ से भी एक बड़ी पारी अपेक्षित है। और इस बीच दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज हाशिम अमला का कहना है कि भारतीय टीम का बेहतर सामूहिक जो अनुभव है वो सेंचुरियन में सीरीज के पहले मैच में उसकी आसान जीत के मुख्य कारणों में से एक रहा है। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ है, एक कुछ वीकनेस होती है, लेकिन जब जैसा कि आपने भी कहा कि जिस तरह से राहुल ने पारी को संभाला, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को बैक करते हैं, तो वो उस मैच को जीतने में काफी मदद करते हैं। और ऐसा ही कुछ कहना था अमला का। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन बांग्लादेश ने 2 विकेट पर 175 रन बना लिए हैं। मेजबान न्यूजीलैंड ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 328 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने अभी 153 रन की बढ़त बनाई हुई है। सलामी बल्लेबाज अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो शादमन इस्लाम 22 रन, नाजमुल हुसैन शांतो ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शानदार अर्धशतक लगाया, जहां उन्होंने 109 गेंदों में 64 रन की पारी खेली। महमूदुल हसन 70 और कप्तान मोमिनुल हक 8 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड टीम के बल्लेबाज डेविन कॉनवे ने नए साल की शुरुआत 122 रन बनाकर शतक के साथ की। वहीं विल यंग ने 52 और हेनरी निकल्स ने 75 रन की पारी खेली। तो इस समय जो है बांग्लादेश का जो आज का खेल समाप्त होने तक स्कोर था 2 विकेट पर 175 रन न्यूजीलैंड के 328 रन के जवाब में। किस तरह से मैच को देखते हैं आप? देखिए, मुकाबला माउंट मैनगुई में हो रहा है, न्यूजीलैंड में हो रहा है, और मैंने बांग्लादेश को इतना बढ़िया खेलते हुए न्यूजीलैंड में तो पहले कभी नहीं देखा। बेहतरीन प्रदर्शन रहा। आप ये मत भूलिए कि जैसे अभी आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कॉनवे ने सेंचुरी बनाई, लेकिन दूसरे दिन जो है एक निकोलस बचे हुए थे और उन्होंने 75 रन जरूर बनाए, लेकिन बाकी जितने भी बल्लेबाज थे उनको टिकने नहीं दिया बांग्लादेश के सीमर्स ने। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि आपने सबको बहुत जल्दी निपटा दिया। मेहदी हसन ने तो पूरी टेल ही निपटा दी, और उसके बाद जो बल्लेबाजी जैसा कि आपने बताया महमूदुल हसन 70 रन बनाकर अभी नॉट आउट है, नजीमुल हुसैन, ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो था ये बहुत कारगर साबित हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि सऊदी भी खेल रहे हैं इस मैच में, बोल्ट भी खेल रहे हैं, जेमिसन भी खेल रहे हैं, और तो और वैगनर भी खेल रहे हैं। वर्ल्ड क्लास अटैक है, और उसके सामने सेंचुरी पार्टनरशिप बनाना, और उसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि महमूदुल हसन जो है अपना दूसरा ही टेस्ट मैच खेल रहे हैं। जी, तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मैच में क्या कुछ होता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जनता की प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय एयर स्पोर्ट्स नीति का मसौदा जारी किया है। मसौदा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। नीति में एरोबेटिक्स के अलावा बैलूनिंग, ड्रोन ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, माइक्रो लाइटिंग और पैरा मॉनिटरिंग, स्काई डाइविंग और विंटेज एयरक्राफ्ट जैसे खेल शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा है कि उसका लक्ष्य 2030 तक भारत को शीर्ष एयर स्पोर्ट्स देशों में से एक बनाना है। मंत्रालय के अनुसार उसकी योजना एयर स्पोर्ट्स को सुरक्षित, सस्ता, सुलभ, आनंददायक और टिकाऊ बनाकर बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत भारतीय एयर स्पोर्ट्स महासंघ की सर्वोच्च शासी निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए सुझाव इस महीने की 31 तारीख को शाम 5 बजे तक भेजे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे मनोज ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अगर हम एयर स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हमारे देश में और वैश्विक परिदृश्य में इसकी क्या स्थिति है? देखिए, ये एक एडवेंचर स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं एयर स्पोर्ट्स, जिसमें पैराग्लाइडिंग भी है, स्काई डाइविंग भी है, ड्रोन्स है, बैलूनिंग है। ये बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पर्यटकों को भी बहुत प्रभावित करते हैं। जी, आपने कभी किए हैं?
किए नहीं, हिम्मत नहीं पड़ी मुझे। हमने की है। अच्छा, तो जब आप इतनी ऊंचाई से जब नीचे देखते हैं तो उसके बाद आपको पता चलता है, जब आप बैलूनिंग करते हैं और आप हवा से जब नीचे देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हाँ कितना एडवेंचरस है। चलिए आप सही सलामत लौट आए, अगली बार मैं भी ट्राई करूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी पर ज्यादा जोर दिया गया है और इस पर कोई पॉलिसी थी नहीं अभी तक, और एयर स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो है उसकी जवाबदेही तय की गई है एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रति, और ये बहुत अच्छा साइन है। अब ये नहीं है कि मैं कोई एसोसिएशन बना लूं, आप दूसरी एसोसिएशन बना लें, आप भी पैसा इकट्ठा करने का काम शुरू कर दें, मैं भी इकट्ठा करने का काम शुरू कर दूं, तो कम से कम एक अधिकृत कोई संस्था होगी और उसकी जवाबदेही होगी सरकार के प्रति, तो उससे इस खेल में और चार चांद लगेंगे। बिल्कुल, और महासंघ भी बन जाएगा तो निश्चित तौर पर जो है, और अगर कोई इसके बारे में सुझाव देना चाहता है तो 31 तारीख यानी 31 जनवरी को शाम 5 बजे तक आप मंत्रालय को अपना सुझाव भेज सकते हैं। लद्दाख क्षेत्र में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए करगिल जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने करगिल शीतकालीन अभियान को रद्द कर दिया है। इस अभियान की शुरुआत 22 जनवरी से 7 दिनों के लिए शुरू होने वाली थी। इस अभियान में स्नो हॉर्स पोलो, स्नो सॉकर, स्नो बैशिंग जैसे विभिन्न खेल शामिल हैं। लद्दाख एडवेंचर स्पोर्ट्स के अध्यक्ष शहनवाज वर ने कहा कि स्थिति और डीडीएमए करगिल के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। अगर हम देखें तो ये अभी हम एडवेंचर स्पोर्ट्स की ही बात कर रहे थे और अब जो हम विंटर स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो इस तरह के स्नो हॉर्स पोलो, स्नो सॉकर, ये सब बहुत पॉपुलर हैं और स्पेशली जो है टूरिज्म को भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बात की। जी हाँ, मैंने खुद विंटर स्पोर्ट्स कवर किए हुए हैं और ये गुलमर्ग में इसका आयोजन हुआ था जी। तो ये इतना जितनी इवेंट्स हमने जिंदगी भर में कवर की हैं और एक तरफ ये इवेंट ये अलग है और वो बाकी ये अकेली इवेंट जो है सब पर भारी पड़ती है क्योंकि आपको जब -6 या -7 में आप इवेंट कवर करते हैं तो सबसे बड़ी बात है वो तो खेल रहे हैं, आपको वहां पर खड़े होना ही आपके लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, चैलेंजिंग होता है। तो आप आइस हॉकी के मैचेस कवर कर रहे हैं, आप गोंडोला से जा रहे हैं जो इटालियन वर्ड है, और फिर वहां पर आपको आइस स्केटिंग और स्नो बोर्डिंग और स्नाले में एक इवेंट होती है जिसमें ऊपर से नीचे की ओर आना होता है। तो आप बिल्कुल मंडराते हुए, तिरछे चलते हुए जिस तरह से आप आते हैं बोर्ड के ऊपर, वो बड़ा ही रोमांचक पल होता है। लेकिन कहते हैं कि जान है जहान है, फिलहाल हमें सब्र करना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि सारे हालात ठीक हो जाएं, तभी ये सब इवेंट्स भी अच्छी लगती हैं। बिल्कुल, तो नए साल में यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से सब चीजें ठीक हों और दुनिया जो है वो अपनी दोबारा से पटरी पर आए और इस तरह के जो जिसका साल भर इंतजार रहता है, क्योंकि आप इसको विंटर्स में ही कर सकते हैं जब स्नो होनी चाहिए उसके लिए और अनुकूल हालात होने चाहिए, तभी इस तरह के स्पोर्ट्स को हम खेल सकते हैं। और चलते चलते बात कर लेते हैं फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में अब से कुछ देर बाद केरला ब्लास्टर्स या ये मुकाबला 7:30 बजे शुरू हो गया है। केरला ब्लास्टर्स और गोवा आमने सामने हैं, जबकि दूसरा मुकाबला जमशेदपुर और चेन्नई के बीच रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। तो आज का जो पहला मुकाबला है केरला ब्लास्टर्स और गोवा, क्या कुछ कहेंगे, दोनों टीमें किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं? देखिए, एक 5वें स्थान पर है, एक 9वें स्थान पर है। गोवा की टीम, जहां गोवा में कल्चर है फुटबॉल का, वहां वो 9वें स्थान पर चल रही है। और हेड टू हेड अगर हम देखेंगे तो गोवा टीम शुरू से हावी रही है। गोवा की नजरें जो स्पेन के खिलाड़ी हैं अपने ओटिक, उन पर टिकी हुई हैं, जो 5 गोल कर चुके हैं। डिफेंस थोड़ा सा कमजोर है, चुनौतीपूर्ण है। वहीं जैक्सन सिंह और पुइटी, ये 2 मिडफील्ड के बहुत ही बेहतरीन फनकार हैं केरला ब्लास्टर्स में। और दूसरे मैच की अगर हम बात करें, जमशेदपुर और चेन्नईयन का जो मैच है, एक टीम जमशेदपुर की 4थे स्थान पर चल रही है, चेन्नईयन 6ठे स्थान पर चल रही है। 3 जीतें हासिल की हैं चेन्नईयन ने और 3 ही जीत जमशेदपुर ने भी हासिल की हैं, लेकिन ज्यादा मैच हारी है चेन्नईयन की टीम। तो कुल मिलाकर इस मुकाबले में यह कहना ज्यादा सही होगा कि एक टीम ऐसी है जमशेदपुर की जो गोल की और सबसे ज्यादा निशाने साधने वाली टीम मानी जाती है। और चेन्नईयन की टीम जो है, उनके पास जो शॉट्स हैं वो गोल पर उनके शॉट्स सटीक नहीं बैठ पा रहे और शायद यही वजह है, परिणाम यही कुछ देखने को मिल रहा है। डिफेंस में दरारें देखने को मिल रही हैं चेन्नईयन टीम की, और वहीं जमशेदपुर की ग्रेग स्टीवर्ट से लेकर जो बहुत शानदार कई परफॉर्म कर चुके हैं, उनसे काफी उम्मीदें रहेंगी। और श्रोताओं, आप समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मनोज, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद।
श्रोताओं, स्पोर्ट्स ज्ञान में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को दीजिए अनुमति। नमस्कार।